नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से, और अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी के मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसे भले ही दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, लेकिन अभी जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार्केट में आ चुके हैं, क्या ये ब्रह्मोस को डिफीट कर पाएंगे। खास करके यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही लड़ाई के दौरान कई बार देखा गया था कि क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था, और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या S-400 सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाएगा। आज तक इसका कोई भी डायरेक्ट जवाब हमारे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही अपने सेगमेंट में दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं और ये दोनों ही सिस्टम भारत के पास अभी मौजूद है। लेकिन जब से चाइना की तरफ से S-400 सिस्टम को हासिल किया गया, तब से S-400 सिस्टम और ब्रह्मोस को लेकर सवाल किया जाने लगा कि क्या ब्रह्मोस को S-400 सिस्टम रोक पाएगा। इस पर अभी ऑफिशियली ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणा की तरफ से बात बताया गया कि चाइना की जो S-400 सिस्टम है वो कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मेन कारण ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड, एजिलिटी और इसका लो प्रोफाइल है, जो कि एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि ये मिसाइल कब अपना रास्ता बदल देगा और किस डायरेक्शन में चला जाएगा कोई पता नहीं सकता है, जिस वजह से ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हो सकता है S-400 सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट कर लेगा, क्योंकि नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। खास करके चाइना की जो S-400 सिस्टम है, जिनको चाइना की तरफ से हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय किया गया, इनका ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना और इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस रीजन में ज़्यादातर पहाड़ी रीजन है और ब्रह्मोस की टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी की वजह से जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक ये उसको जाके हिट कर चुका होगा। अगला अपडेट रफाल एम डील को लेके, ये बात लगभग कंफर्म हो चुका है कि भारत की तरफ से अभी 26 रफाल एम को खरीदा जाने वाला है, जिनको अभी हम INS विक्रांत से ऑपरेट करने वाले, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे। लेकिन प्रीवियसली हमने आपको ये बताया था कि अभी भारत की तरफ से इन 26 रफाल को खरीदा जाएगा या खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये सभी के सभी रफाल एम होने वाले, यानी कि रफाल की सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले, यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से कोई भी ट्विन सीटर रफाल को खरीदा नहीं जाएगा, और पायलट्स को ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ट्विन सीटर रफाल का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी इन दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अभी ये सुनने को मिल रहा है कि अभी भारत शायद 22 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला, और बाकी बचे 4 से 5 जो होगा वो ट्विन सीटर रफाल को खरीदने वाला। अब ये तब सही से बताया जा सकेगा जब ऑफिशियली डील को साइन किया जाएगा। वैसे पहले भी मैंने आपको ये बात बताया था कि फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल ट्विन सीटर रफाल को भी ऑफर किया जा रहा था, जिनको नेवल टेंडर में भारत चाहे तो एक्वायर कर सकता है। तो इसको लेकर डील को साइन होने के बाद ही पता चलने वाला कि आखिरकार कितने सिंगल सीटर या फिर कितने ट्विन सीटर रफाल को खरीदने वाले। इसके अलावा भी ये भी बात पता चला है कि इस डील में डसॉल्ट की तरफ से भारत को काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर भी दिया जाने वाला है, जिसमें रफाल एम को भारत को पहले के मुकाबले काफ़ी कम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। साथ ही इस डील में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक को भी ओरिजिनल एग्रीमेंट के अंदर साइन किया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट की लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस इशू को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा करने से रफाल की सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा अभी डसॉल्ट की तरफ से हमारी INS विक्रांत में ही रफाल एम की एक रिपेयर फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिस वजह से अगर INS विक्रांत में ही एयरक्राफ्ट की सभी जरूरी सर्विस को किया जा सके, और अगर कोई मेजर इशू ना होता है तो इनको वहीं पर ही सर्विस किया जा सकेगा। अगला अपडेट कैमिकाजी ड्रोन्स की तरफ से है। अभी इस कैटेगरी के ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस का डिमांड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से और स्टेट ओन्ड कंपनियों की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी की बात करें तो अभी IIT कानपुर की तरफ से बात बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी एक इंडिजिनस कैमिकाजी ड्रोन को डेवलप किया गया है। इस ड्रोन का नाम तो फिलहाल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस 40 मिनट का समय लेने वाला है। इस ड्रोन को डेवलप करने के लिए पिछले साल IIT कानपुर और DRDO की तरफ से अपनी यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी प्रोजेक्ट के अंदर इसको शुरू किया गया था, और अभी इसकी सेकेंड फेज की ट्रायल को शुरू करने की बात की जा रही है, जो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर होने वाली है, जिसमें इसको टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस ड्रोन का लेंथ बस 2 मीटर के आसपास है और वजन बस 6 kg के अंदर है, और इसमें एक फोल्डेबल फिक्स्ड विंग डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसको किसी भी कैटapult की मदद से, कैनिस्टर की मदद से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इस ड्रोन को इसकी प्राइमरी रोल यानी कि कैमिकाज़ी अटैक करने के अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो रिमोट लोकेशन में सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए, फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मिशन के हिसाब से हम अलग अलग तरह के पेलोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को और वीडियोज को कैप्चर किया जा सकता है। और ये ड्रोन लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है और अभी HAL की तरफ से पब्लिश किए गए कुछ ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है कि कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा मलेशिया की कुआलालंपुर में HAL की एक रीजनल ऑफिस को ओपन किया गया। वैसे पिछले साल ही HAL की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया था कि HAL की तरफ से मलेशिया में अपने एक ऑफिस को और फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा और ये ऑफर मलेशिया को तेजस की डील के साथ ऑफर किया गया था। फिलहाल मलेशिया की तरफ से तेजस के बदले FA-50 को सिलेक्ट किया गया था, जिसे वो अभी अपनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑपरेट करने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी HAL की तरफ से मलेशिया में अपने ऑफिस को ओपन करना काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि हमें मलेशिया की तरफ से अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को नहीं दिया गया, तो हम वहां पर अपने ऑफिस को क्यों ओपन करने वाले। अब इसके पीछे भी शायद HAL का कोई लॉन्ग टर्म एम मौजूद है, क्योंकि HAL के मुताबिक मलेशिया में HAL का जो रीजनल ऑफिस रहेगा ये साउथ ईस्ट एशिया में HAL का मेन हब बनने वाला है, जो कि फ्यूचर में हमें साउथ ईस्ट एशिया में अपनी डिफेंस मार्केट को एस्टेब्लिश करने में मदद करने वाला है। इसी बीच मलेशिया को भारत की तरफ से उनकी Su-30 MKM फ्लीट को भी सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि इनिशियली तेजस के डील के साथ ही ऑफर किया गया था, जिनको आसानी से वहां पे किया जा सकेगा। और रिसेंटली मलेशिया की तरफ से भी अपनी Su-30 MKM फ्लीट को सर्विस और मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट को प्रोवाइड करने के लिए HAL से मदद मांगा गया था, क्योंकि अभी वो चाहकर भी रशिया के साथ डायरेक्टली इनके लिए डील को नहीं कर सकते, जिस वजह से HAL अभी उनके पास इकलौता ऑप्शन बचा हुआ है। अगला अपडेट भारत की फ्यूचर फाइटर जेट्स को लेके, और फ्यूचर से मेरा मतलब 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके। आप सभी जानते होंगे कि अभी भारत की तरफ से खास करके अपनी फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए एक सुइटेबल एरो इंजन को बनाने के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। फिलहाल अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है जिनके साथ मिलकर हम एरो इंजन को बना सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक डिसीजन को वहाँ पे नहीं लिया गया। इसमें से सफरान और रोल्स रॉयस दोनों ही भारत को लगभग सेम तरीके का ऑफर दे रहे हैं, जिसमें इंजन की जॉइंट डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा, साथ ही इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा, और ये दोनों हमको सेम तरीके का ऑफर दे रहे हैं। इसी बीच अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि रोल्स रॉयस की तरफ से भी ब्रिटेन, इटली और जापान की तरफ से मिलकर डेवलप किए जा रहे 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट के लिए भी एक एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, और रोल्स रॉयस की तरफ से इसमें भारत को भी कुछ महीने पहले शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें रोल्स रॉयस का एक कहना था कि भारत चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, और जो इंजन अभी टेम्पेस्ट के लिए वो लोग डेवलप करने वाले हैं उसी इंजन को भारत अपनी एमका में इस्तेमाल कर सकता है, फिर उसी इंजन का एक मॉडिफाइड वेरिएंट को भारत अपनी एमका में इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें भारत को इस इंजन की टीओटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोनों मिलने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट भारत की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि यूके, जापान और इटली तीनों अभी अपने साथ इस प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करना चाहते हैं। यूके की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो आने वाले 5 सालों में टेम्पेस्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं, और अगर इसमें भारत शामिल होता है तो 2040 तक भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हो सकता है। इसके अलावा वो भारत को अपनी एग्जिस्टिंग एमका प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए राजी है, और अगर ऐसा होता भी है तो भारत रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक इंजन को बना सकता है, जिसे टेम्पेस्ट और एमका दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास करके टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूके की तरफ से भारत से मदद लेने की बात की गई थी। अब आगे चल के क्या हो गया तो वक्त आने पर ही पता चलने वाला है, लेकिन भारत अगर टेम्पेस्ट में शामिल नहीं भी होता है तब भी जॉइंट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।